लोग बात करने वाले क्लास 10th के बारे में। और क्लास 10th का हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, ये पहला चैप्टर हमारा क्लास 10th का होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो क्लास 9th में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम। रेशनल पढ़े थे ना, क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़े थे रेशनल नंबर। तो क्लास 9th में आपने देखा था कि एक तो रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक ही बक्सा में बंद कर दिया जाए, यानी अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ देखा जाए तब उसको हम कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? लिखिए, ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ए ग्रुप ऑफ रेशनल and irrational number is called real number। ठीक है बच्चों, रियल नंबर किसको कहना है हमको? तो रियल नंबर कहना है ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। किसी को इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बच्चों और ध्यान रखिएगा, एक चीज हमें अपना आदत में डालना है। आदत में डालोगे तो एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा। क्या डालना है आदत में? कि ऐसे तो आप मार्जिन छोड़ते हो, इस तरह से आप मार्जिन कॉपी में छोड़ते हो ना, इस साइड। तो आज से आप क्या करोगे, कॉपी में राइट साइड भी एक ऐसा लाइन डालोगे, यानी हम लेफ्ट साइड भी मार्जिन छोड़ेंगे और राइट साइड भी मार्जिन छोड़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड के मार्जिन का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखने में। जो क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं उसको लिखने में किसका यूज करेंगे? लेफ्ट साइड के मार्जिन। अब जो क्वेश्चन आप बनाएंगे उस क्वेश्चन में कुछ तो सिंप्लीफिकेशन होगा, उस क्वेश्चन में कुछ तो रफ करना होगा। तो जो रफ करना होगा उसको करेंगे राइट मार्जिन में। कोई दिक्कत? हर क्वेश्चन के लिए हम अभी से ये आदत बना के चलेंगे कि हम जो भी एक्सरसाइज पढ़े, जो भी चैप्टर, जो भी क्वेश्चन बनाए, पेज में पहले इस तरह से एक लेफ्ट मार्जिन भी छोड़ेंगे और राइट मार्जिन भी छोड़ेंगे। लेफ्ट मार्जिन का यूज कहाँ करेंगे? क्वेश्चन नंबर लिखने में। राइट मार्जिन का यूज कहाँ करेंगे? तो रफ करने में। जो क्वेश्चन रिलेटेड रफ वर्क होगा उसको राइट मार्जिन में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे रियल नंबर का। रियल नंबर हमें किसे कहना है? तो रियल नंबर कहने का मतलब एक ऐसा ग्रुप होगा जिस ग्रुप में रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा ग्रुप में, और प्लस इरेशनल नंबर भी होगा ग्रुप में। तब उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है? तो ये आपने 9th में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होगा, जहां q 0 नहीं होगा, p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा, उसको कहेंगे रेशनल नंबर। अगर वो रूट में होगा तो रूट के बाहर निकलने के बाद वो p/q के फॉर्म में हो जाना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, तब भी वो रेशनल नंबर होता था। अगर वो डेसिमल में है तो होना चाहिए था टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग होना चाहिए था। जैसे टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ये आप काउंट कर पाओ। तो इसमें काउंट कर पाओगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, काउंट कर पाओगे तो ये कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये रेशनल नंबर होता था। दूसरा था रेकरिंग, इसी को कहते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दो नाम है इसका। जैसे 2.47 और इस पर रेकरिंग डाल देता है ना, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल क्या होता था? तो पाई, दूसरा नंबर आता है ई, है ना, या फिर वैसा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे 2.376 डॉट डॉट डाल दिया जाए तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है आप काउंट कर सकते हो? इसमें डेसिमल के बाद कै गो अंक लिखा होगा ये गिन सकते हो? तो नहीं गिन सकते हो, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी देखो, कोनो रिपीट नहीं ना हो रहा है, तो इसलिए नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? क्योंकि डेसिमल में गिन नहीं सकते हो। तो ये हो जाता था इरेशनल नंबर। अब इस पूरे नंबर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। ठीक है। सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर। देखो इतना छोटा सा घर होता है नेचुरल नंबर का ना। नेचुरल नंबर में क्या आता है भाई? तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4, माने 1 से शुरू करना है तो नेचुरल नंबर। और इसी नेचुरल नंबर में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। होल नंबर में क्या लगता है? 0 1 2 3 ऐसा है लगता है। अगर इसी में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो ये बन जाता है इंटीजर। और इंटीजर में क्या लगता है? -1 -2 0 1 2 ऐसे आने लगता है। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बनता है हमारा रेशनल नंबर। क्या बनता है? रेशनल नंबर, यानी क्यू बनता है। क्यू कहते हैं रेशनल नंबर को शॉर्ट में। ठीक है ना। रेशनल नंबर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? और रियल नंबर को शॉर्ट में लिखेंगे आर। ठीक। तो रेशनल नंबर आ जाता था, इसमें क्या होता था कि बटा में होना चाहिए, सब होना चाहिए जो पढ़े हैं। और इसमें इसके बाद तब अगर सबसे बड़का कोई घर बनाइएगा तो ये घर होगा हमारा रियल नंबर का। माने एक बात गौर करोगे यहां से कि ये जो रियल नंबर है इस वाला घर में नेचुरल नंबर है इसके अंदर। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर भी रियल नंबर के अंदर है, यानी होल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं। इंटीजर को भी रियल नंबर कह सकते हैं, रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं। अच्छा इसका उल्टा देखो, क्या रियल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? रियल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो बस इतना ही है, इसके बाहर नेचुरल नंबर नहीं जाने वाला है। लेकिन रियल नंबर इसके बाहर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अगर यहाँ कोई नंबर होगा तो ये रियल नंबर तो होगा, लेकिन इसको आप नेचुरल तो नहीं कह सकते हो। माने क्या कि हम देखो इधर ऐसे आप जा सकते हो, नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर जा सकते हो, लेकिन ऊपर से बढ़ते बढ़ते नीचे नहीं आएंगे। ठीक है ना। मतलब हम रियल नंबर को रेशनल नंबर भी नहीं कह सकते हैं, रियल नंबर को इंटीजर भी। कुछ ही रियल नंबर इंटीजर होगा, सारा रियल नंबर इंटीजर नहीं होगा, बस कुछ रियल नंबर इंटीजर होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से चलेंगे तो सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। सारा का सारा होल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो यही हमारा चैप्टर है जिसके ऊपर हमें बात करना है। क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर, यानी आगे हम जो भी पढ़ेंगे क्वेश्चन ना, उस सब रियल नंबर के अंदर ही बात करेंगे। चाहे इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़े, थर्ड चैप्टर पढ़े या कोई भी चैप्टर पढ़े क्लास 10th में ना, तो हम उसको रियल नंबर के अंदर ही पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? इस बात को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इस रियल नंबर चैप्टर में सबसे पहले जिसके के बारे में बात करना है वो है
यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इस बात को समझते हैं। तो यूक्लिड एगो मैथमेटिशियन था, डिवीजन यानी कि डिवाइड के लिए कुछ कह गया, जिसको हम लोग कहें यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवाइड देने के बारे में, डिवाइड जानते हैं ना, ऐसे होता है, इसको जानते हो। अच्छा, जिस चीज को अंदर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, डिविडेंट, यही ना कहते हैं जी। और जिसको बाहर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवीजर। इधर जो आता है इसको क्या कहते हैं, कोसेंट। और जो लास्ट में बचता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इतना बात तो सब लोग जानते हैं, है ना। अच्छा, याद कीजिए, बचपन में वो फॉर्मूला पढ़े थे डिवाइड चेक करने का, पढ़े थे, क्या फॉर्मूला था बता सकते हैं। तो बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज हम लोग पढ़े थे ना, कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब बात देखिएगा, तो यूक्लिड जो था ना, मैथमेटिशियन था, इसी डिवाइड के लिए, ये जो डिवाइड आप बचपन से करना जानते हैं, इसी के लिए कुछ नियम कानून बना गया, कुछ कह गया, इंपॉर्टेंट बात, जिसको हम लोग कहें यूक्लिड डिवीजन लेमा। किताब के भाषा में कहा जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है, जो पहले से प्रूव है और जिसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसी बात पहले से प्रूव है ना, कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और इसका हम लोग यूज करते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा ही यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, ये भी पहले से प्रूव्ड एक स्टेटमेंट है, जिसका यूज हम लोग करेंगे आगे कुछ नए स्टेटमेंट को प्रूव करने। ठीक है, ये प्रूव्ड होगा, इसके मदद से दूसरा को प्रूव करेंगे। ठीक, तो अब यूक्लिड का कहा, देखो एकदम बच्चा वाला काम कर गया था, एकदम बिल्कुल बकुआ वाला काम किया था। ई कोसेंट किससे शुरू हो रहा है, क्यू से, तो इसको उसने कहा क्यू मानो। कोई नया बात कहा, क्यू से शुरू होगा तो क्यू ना मानेंगे। अच्छा, रिमाइंडर किससे शुरू हो रहा है, तो उसने कहा कि इसको आर मान ले, तो सब जानता है भाई, है ना। अब देखो, ई कहा कि डिविडेंट को ए मान लो, ई नया बात पढ़ दिया। डिविडेंट को क्या मान लो, ए, और डिवीजर को क्या मान लो, बी। तो देखो, डिविडेंट है ना, इसको क्या लिख सकते हो, ए। डिवीजर को क्या लिख सकते हो, बी। और गुना कोसेंट को क्या लिखोगे, क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो कितना उल्लू बनाया, जो चीज हम लोग पहले से जानते थे उसी को वो नया लेखा कह दिया, तो इसका नाम हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा ना। अच्छा, एक बात और गौर करो, यहाँ पे इसने एक बात और गौर करने के लिए कहा था, मान लो आप किसी चीज को 3 से भाग दे रहे हो, कितना से भाग दे रहे हो, तो 3 से भाग दे के 4 रिमाइंडर बच सकता है। एक ऐसा संख्या सोचो जिसको 3 से भाग दोगे तो 4 रिमाइंडर बचे। किसी भी नंबर को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बच सकता है। ऐसा कोई नंबर सोच रहे हो जिसको 3 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा? सोचो सोचो, सोच पाओगे? अरे ऐसा कोई नंबर नहीं होता है रे, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस नंबर को हम 3 से भाग दें तो 4 रिमाइंडर बच जाए। काहे नहीं है तो देखो,
अगर यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा होता तो 3 एकम 3 न लगा सकते थे, लगा सकते थे ना, तो रिमाइंडर 4 कैसे बच जाएगा? 4 तो नहीं बच सकता है। तो यूक्लिड ने इसी बात को थोड़ा उजागर कर दिया कि जब भाग देंगे ना तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा। माने 3 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोट होगा। तो 3 से छोट होगा तो क्या क्या हो सकता है? 3 से छोट 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो बस यही बात उसने कह दिया कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से जिससे भाग देंगे उससे। अब बस यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यानी हम लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या लिखेंगे? इट इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट, इट इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट by which we can prove other statement इन अदर वर्ड लिख लीजिए। इन अदर वर्ड माने ई भी डिफिनीशन कह सकते हैं, एगो छोट भी डिफिनीशन कह सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। वेयर, देखो इस चीज को पढ़ते हैं वेयर, इसको क्या पढ़ेंगे? वेयर आर इज, देखो इसको पढ़ेंगे, सुनो इसको पढ़ेंगे, ये वाला को पढ़ेंगे। आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इसको क्या पढ़ना है? इतने ही लाइन को पढ़ना है। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, बस इतना को सिंबल में लिखे हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन बी। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसमें ही बताओ ए क्या है? ए डिविडेंट है, बी क्या है? डिवीजर है, क्यू क्या है? कोसेंट, और आर क्या है? ये कोई नया फॉर्मूला है? तो जानबे करते थे पहले से हम लोग, उसी को नया ढंग से लिख दिया गया है, यही ना। अब दूसरा चीज होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये भी लिख लीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा नहीं, खाली एल्गोरिथम। लेमा दूसरी चीज है, एल्गोरिथम दूसरी चीज। ठीक है, बताए क्या है? सो देखो, अगर इसी चीज का यूज कोनो क्वेश्चन में करेंगे, इसका यूज कहां करेंगे? किसी क्वेश्चन में करेंगे, एक बेर से ज्यादा बेर यूज करेंगे तो कहेंगे इसको एल्गोरिथम। ना एक बेर यूज किए लिखे तो लेमा, लेकिन एक बेर से ज्यादा यूज करेंगे जब किसी क्वेश्चन को बनाने में तो क्या कहेंगे? इसको लेमा, एल्गोरिथम कहेंगे। तो लिख लीजिएगा, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक टू यूज, it is a technique to use Euclid division lemma, Euclid division lemma। ठीक है, बात समझ में आया? देखो लेमा ई है, ई खाली हथियार है तो लेमा है, और जब इसको चला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्गोरिथम बन जाएगा। ठीक है, अब बात को थोड़ा समझना है। आखिर ये चीज को हम काहे पढ़ रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो देखिए, तो हमें पढ़ना है इस क्लास में सबसे पहला चीज HCF निकालना। देखो सोचो, जो चीज बचपन में सीखे थे ना उहे फिर सिखा रहा है। ये क्या सिखा रहा है तुमको? HCF निकालना। तुमको HCF निकालने आता है कि नहीं आता है?
संस्कृति आता है HCF निकालने। देखो तो HCF निकालना है तुमको 75 का एंड 115 का, इसका तुमको HCF निकाल सकते हो। थोड़ा निकालो तो 75 का और 115 का HCF निकालना है। तो इसका HCF हमको निकालना है, तो ये हमारा रफ वर्क होगा। इधर हम इसको पहले जो बचपन वाला तरीका जानते हैं ना, उससे निकालते हैं। अब फिर इसको लेके चलेंगे अपने 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेना। तो बचपन में हमने क्या सीखा था बच्चों? देखो पहले 75 होगा, इससे 115 को भाग देना, एक बार में दोगे, अब कब घटाते थे तो 0 ऐसा बच जाता था ना। अगली बार जो शेष बचता था इसको घेर लेते थे, आई बाहर वाला को कहां लिख देते थे, यही करते थे। अब फिर भाग देते थे, तो 40 से कम कितना बचता था, छोड़ते नहीं थे। फिर क्या करते थे, यह 35 जो बचा इसको ऐसे रखते थे, अंदर रखते थे 40, ऐसा ही ना करते थे रे। तो लोग बचपन में ऐसा ही सीखी थी ना, हम तो ऐसा ही सीखे थे। तू लोग कैसे सीखी थी पता नहीं, ऐसा ही सीखी थी तुम भी। अगर हमको इसी चीज को, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे हमको बनाने आता है, और इसका HCF भी कितना हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन हम इसको लिखने कहाँ जा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ना। अच्छा ये बात बताओ, इस लाइन को देखना और बताना, इसमें तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। कितना को कितना से डिवाइड कर रहे हो, 115 को 75 से डिवाइड कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। देखो बस तुम कहे हो ना, तो हम लिख दे रहे हैं ऑन डिवाइडिंग, जो काम बढ़ा दिया है 115 बाई, यही कर रहे थे। अब इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, या यही कर रहे थे ना, 115 को 75 से डिवाइड दे रहे थे, तो इसको ट्रांसलेट कर दिए ऑन डिवाइडिंग 115 बाई। तो ऐसे करने से बी गेट हमको क्या मिला, 1 मिला कोसेंट और 40 मिला रिमाइंडर। बी गेट कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर 40, यही मिला। अब इसी को यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड ने इसको A मान लिया था, इसको B, इसको Q, इसको R, और फॉर्मूला क्या दिया था, A बराबर BQ प्लस R। A की जगह कितना है, B की जगह कितना है, इनटू Q के जगह। पहला काम खत्म हो गया, चलो इतना तक हम लोग काम कर लिए। अब यहाँ आ गए ना, देखो इसमें देख के बताओ तुम इसमें क्या कर रहे हो, 75 को 40 से डिवाइड कर रहे हो। ट्रांसलेशन आता है ना, करना क्या लिखोगे इसको, ऑन डिवाइडिंग 75 बाई 40 बी गेट कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर 30, यही मिला है। अब फिर यूक्लिड ने इसको बीच वाला को A, इसको B, इसको Q, इसको R कहा था। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, A बराबर BQ प्लस R। A के जगह पे कितना लिखोगे, B के जगह पर इंटू Q के जगह R के जगह, हो गया। तो ई काम भी तो पूरा हो गया। अब कहाँ आ गए तुम, इसमें क्या कर रहे हो, 40 को 35 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑन डिवाइडिंग 40 बाई 35 we get quotient 1
रिमाइंडर लिख लोगे। और इसके बाद सब क्या लिखोगे? यूक्लिड इसको ये कहा था, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर कहा था ना। Yes. तो तुम क्या लिखोगे? 40 बराबर 35 इंटू 1 प्लस लिख दोगे। लेकिन ये लाइन लिखने के बाद लिखोगे, है ना। अच्छा, इसके बाद फिर यहां आ जाओगे। तो इसमें क्या कर रहे हो? देखो ध्यान, 35 को 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो इसको ट्रांसलेट करके क्या लिखोगे? ऑन डिवाइडिंग 35 by 5 we get quotient and remainder कुछ नहीं है तो 0। तो इस बार क्या लिखोगे तुम? 35 बराबर 5 इंटू 7 प्लस लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस टाइम रिमाइंडर 0 आया है उस समय b का मान कितना है? यही हमारा HCF हो गया। अब देखो इसी चीज को ऐसे लिख दोगे तो ये क्या हो गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। उस मेथड से HCF निकाले। बोलो भारी है? बन जाएगा? तुमसे ही बन जाएगा। छाप लो जल्दी से। ये तो हमने समझ लिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किस तरह से हमें HCF निकालना है। अच्छा ये बताइए, यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड एक बड़ा खूबसूरत बात कहा था ना, कि मान लो तुम 5 से भाग दोगे, सुनना ध्यान से, 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है? किसी संख्या को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है? 4 3 2 1 मिल सकता है। और 6 से भाग दोगे तो 4 3 2 ना। अब मान लो कोनो संख्या 6 से कटता है तो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। बताओ तो कोनो ऐसा संख्या जो 6 से कटता है लेकिन 2 से नहीं कटता है? कटेगा ना भाई, काहे कि खुद 6 ही कट जा रहा है 2 से। खुद 6 2 से कट गया तो जो 6 से कटता होगा वो भी 2 से कटेगा। अच्छा, जो 6 से कटता है वो 3 से कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि 6 भी तो 3 से कट रहा है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें सीखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। अच्छा एक बात ये देखो, कहीं पर तुमको ऐसा लिखा मिलेगा 3q प्लस 1, मान लो ऐसा लिखा मिले ना, तो यूक्लिड तो कहा था कि a बराबर bq प्लस r लिखना ना। अब तुमको क्या लिखा मिला है? तुमको लिखा मिला है 3q प्लस, यही मिला है ना। तो तब मिलाएंगे, तब लाइन से मिला देंगे। देखो पहले इसको मिलाओगे ना, मैंने क्या समझेंगे? ओ b जो है ना सो कितना है? 3 है। q है सो कितना है? q है। r है सो कितना है? 1 है। यही समझेंगे ना। अच्छा मान लो ये ऐसा लिखल है 3m प्लस 1 लिखल है, तब क्या समझेंगे हम भाई? कि qm हो गया होगा, b कितना हुआ होगा? 3, r कितना हुआ है? 1। तो भाई b किसको कहते थे? डिवीजर को। देखिए थे ना, डिवीजर को b कहते थे। और डिवीजर मतलब क्या? जौना से भाग देना है, वही ना डिवीजर होता है। चलो तो यूक्लिड वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। छोट छोट क्वेश्चन यूक्लिड लिख ले है, कौनो भारी क्वेश्चन नहीं लिख ले। जैसे हमारा थ्योरम नंबर 2 है, कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इतना और इतना फॉर सम इंटीजर m। कहा ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पढ़ना तो बुआ, क्वेश्चन हुआ क्या है? सो that any positive integer any positive integer is of the form 3m form 3m or bracket 3m plus 1 3m plus 1 or or 3m plus 2 bracket 3m plus 2 for some integer m for some integer m ना। देखो ये तुमसे ही कहना चाह रहा है
कि अच्छा हमने एक बात आपको बताया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा जो है वो क्या है, ए बराबर BQ प्लस आर बताया हमने आपको। जिसमें ए क्या होता है, डिविडेंड, बी क्या होता है, डिवीजर, क्यू क्या होता है, कोसेंट, आर क्या होता है। लेकिन एक बात हमने आपको नहीं बताया है कि ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डिविडेंड जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, माइनस में होगा तो यूक्लिड फेल है, तब काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर ना। क्यों, क्योंकि यूक्लिड का कंडीशन है कि अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो यूक्लिड काम नहीं करेगा। अब आगे चलिए कुछ करते। तो ये देखो इसका पैटर्न देखो, 3m + 1 आई 3m + देख करके क्या लगता है इसमें b का मान कितना होगा, 3 होगा। b किसको कहना है, डिवीजन को कहना है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। लेट ए, इसी को ना मानना है पॉजिटिव इंटीजर। देख लीजिए यूक्लिड कहा था ए को कहने के लिए, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिए है कि हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए। इन सारा पैटर्न को देखने के बाद क्या लगता है, बी का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बी का मान 3 होना चाहिए, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, बी गेट कोसेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। देखो ये समझ में आया कि नहीं, सो बताओ। ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन जो सबसे पहले हमने आपको यूक्लिड बताया था, यही ना बताया था, है ना। अब देखो इसमें तुम क्या कर रहे हो, सोचो, टाटा आता है ना, सोचो तुम इसमें क्या कर रहे हो, ए को बी से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, तो कोसेंट क्यू रिमाइंडर आर मिल रहा है, जैसे पहले भी लिखे तो लिख दिए, वी गेट कोसेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। अब क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा इसमें b का मान देखना, इसमें b का मान कितना है, 3 है, तो यहां तुम b नहीं लिख के 3 भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत, क्योंकि हमको पता है b का मान कितना है, 3 है। तो हम अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a बराबर BQ प्लस आर, जहां r जो होगा ये 0 से बड़ा होगा लेकिन b से, यही है ना। चलो आगे देखना, अपने वाले क्वेश्चन में b का मान कितना हो गया है, हमारा क्वेश्चन में b का मान कितना है, तो यहाँ b के जगह क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत होगा तो कह देना, b का मान 3 मिला है ना, तो जहां जहां b था 3 लिख दिए। अब देखो एकड़ा मतलब क्या है, एकड़ा मतलब ये कहता है कि रिमाइंडर 3 से छोट होगा, दैट मीन्स कि r कितना हो सकता है, 3 से छोट होगा, तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 1 हो सकता है। आप चलो बहुत आसान चीज है, देखना बच्चा वाला चीज है, इफ r बराबर 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर r हमारा 2 होगा तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस r, 2 हो गया। अब देखो अगर ये q का मान m के बराबर होता, क्योंकि हमको क्वेश्चन में m लाना था, उसका कोसेंट m है, तो हमको कोसेंट m मानना हो, तो अगर q का मान m होता तो a बराबर क्या मिलता, देखो मिला, ये तो r का मान 2 लिए हैं तब मिला है, r का मान वैसे ही क्या ले सकते हैं आप, 1 ले लीजिए, इफ r बराबर 1। अब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, देखो a 3 से दिक्कत नहीं है, q से दिक्कत नहीं है, आगे क्या लिखेगा
लेकिन Q को अगर आप M मानते, Q का मान देते तभी क्या बन जाता? A बराबर 3m plus 1. देखो Yes. कुछ है, कुछ क्वेश्चन में जान पहचान है, यही में से उलट पुलट के लिख देना है। अब इसके बाद क्या बचा है? 0, R को लोगे 0 तो क्या हो जाएगा? 3Q प्लस 0, यानी कितना होगा? अगर मान लोगे यहां से तुम कि Q बराबर M है तो ये क्या होगा? 0 प्लस है तो वही रह जाएगा। इसका मतलब A का मान इन तीनों में से ही कौन एगो होगा। ए हम माने किसको थे? एनी पॉजिटिव इंटीजर को। ये ना कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ये तीनों में से कौन होगा, तो हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म प्रूफ। इससे आसान कौन प्रूवमेंट होगा? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मान लो क्वेश्चन वाला तनका तेज बनता, यहाँ 4 लिखता, यहाँ 4 लिख देता, यहाँ 4 लिख देता, और एक और दे देता और 4m प्लस 3 दे देता, अब तुमसे प्रूव होता कि नहीं होता? सोचो, इसमें b का मान कितना हो गया है? तो b का मान 4 लिख देते, तो जहां जहां b है वहां वहां 4 लिखते, तो रिमाइंडर 4 से छोट होता, मतलब क्या होता? 3, 2, 1, 0। तो एक 2 के लिए निकालते, एक 3 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, वही मिल जाता। वैसे ही वहां 2 होता, 5 होता, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ गया? तो आज का सभा यहीं पे हम समाप्त करेंगे। इतना ही क्वेश्चन को घर से आप बना के लाइएगा, बिल्कुल बढ़िया से, खूब सुंदर सुंदर। ठीक है? तो आज का सभा इतना ही पे समाप्त।